दोस्तों डियाब्लो इस शोनेन का मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर बन चुका है। और ऐसा क्यों है हम आगे जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये स्लाइम की एक्सप्लेनेशन का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाओ जाकर पहले वो देख लो, फिर आकर ये वीडियो देखना है यार, कोई जल्दी नहीं अपने को। बट शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मारो यार। और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे एक्सप्लेनेशंस लाता रहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं थोड़े टाइम से लापता हो गया था, बट उसके भी कुछ रीजंस है, ठीक है। और साथ ही मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको क्वालिटी कंटेंट देखने को मिले, और वो भी स्केड्यूल के मुताबिक। तो अब चलो आओ यार, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिमोरू जब ऑक्टाग्राम से वापस आता है तब वो देखता है कि बाकियों के साथ डियाब्लो भी टेम्पस में होता है, और वो सब लोग मिलकर रिमोरू का स्वागत करते हैं। वैसे तो हमें एनीमे में दिखाया गया है कि शूना और सोए भी वापस आ गए हैं क्लेमन के किंगडम से, और उनके साथ अनडेड आर्मी का वो लीडर भी था। बट नॉवेल के अनुसार शूना की पार्टी अभी भी वहीं पर है, और वहां रहकर वो लोग अपने मैजिक यूज के रिकवर होने का वेट कर रहे हैं। डियाब्लो को वहां देख रिमरू भी हैरान था, क्योंकि उसने डियाब्लो को फालमुत भेजा था वहां का तख्ता पलट करने के लिए। और उसे यही लगता था कि योम को राजगद्दी पर बिठाने और वहां के लोगों का भरोसा जीतने में कुछ सालों का वक्त जरूर लगेगा। और हमें भी यही लगता था यार, क्योंकि ये डेलिकेट काम है। बट ऐसा लग रहा है जैसे डियाब्लो ने ये काम सिर्फ कुछ ही दिनों में कर दिया। दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चैंपियन योम, डियाब्लो और बाकी के लोग ट्रांसपोर्ट मैजिक का यूज करने के बजाय वो लोग ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर वहां पर गए थे। और वहां पर पहुंचने के लिए जाहिर है कि उन्हें कुछ दिनों का टाइम जरूर लगा होगा। रिमरू के मन में कई सवाल थे, और शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि डियाब्लो ने वहां जाकर कुछ ओवर कर दिया है। रिमरू को ऐसा लगा कि वहां जाकर डियाब्लो ने योम को किंग की जगह पर बिठाया और डिक्लेयर कर दिया कि भाई, अब फालमूद का किंग यही है, तुम लोग जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, ऐसा कुछ। बट वेल, ये तो सिर्फ रिमरू की इमेजिनेशन थी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल क्या हुआ कि किंग के वापस आने की खबर सुन किंगडम और किंग से जुड़े कई लोग किंग को मिलने रॉयल कैसल पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद किंग की ऐसी हालत देख वहां का मंत्रिमंडल और बाकी के नोबल्स हैरान हो गए। वहां मानो जैसे घमासान मच गया हो। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि किंग की यह हालत कैसे हुई। वहां के लोगों ने जल्द से जल्द किसी मैजिक यूजर को बुलाया किंग को हील करने और फिर से पहले जैसा करने के लिए। मगर उस मैजिक यूजर के मामूली हीलिंग मैजिक कुछ काम नहीं आते। उनके मुताबिक मानो जैसे ये किंग का परमानेंट फॉर्म हो। और फिर वहां पर शोगो पहुंचता है, आई मीन राइजन पहुंचता है। वो लोगों को बताता है कि कोई भी आम हीलिंग मैजिक काम नहीं आएगा। मगर राइजन अपनी बात को आगे बढ़ाता उससे पहले ही वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि चैंपियन योम और उनकी टुकड़ी हीलिंग पोशन लेकर आते ही होंगे। तो गार्ड्स को कहता है कि इसके बारे में गेट कीपर्स को आगाह कर दो, और वो जब भी आए तब उन्हें यहाँ महल में अंदर भेजो। फिर डियाब्लो रिमोरू को समझाता है कि जिस जापानीज को उसने पकड़ा था वो राइजन था, जिसने शोगो की बॉडी को पजेस किया हुआ था। और वो रिमोरू को ये भी बताता है कि कैसे उसने किंग, आर्च बिशप और राइजन को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। और डियाब्लो ने जो किया उसका फायदा ये हुआ कि उसने किंग को ओवरथ्रो करने की और बाकियों का विश्वास जीतने की जिम्मेदारी उसने राइजन को दी, जिससे काम और आसान हो गया। और फिर वो अपनी कहानी फिर से शुरू करता है। जब रॉयल कैसल में राइजन ने लोगों को बताया कि स्टॉर्म ड्रैगन पूरी तरह से रिवाइव हो चुका है और फालमूथ की पूरी आर्मी गायब हो गई, तब किसी ने भी उसकी बात का भरोसा नहीं किया, सिवाय एक के, जिसका नाम है मिलर। और ये बात हम भी समझ सकते हैं कि 20,000 लोगों की आर्मी का गायब हो जाना किसी भी एंगल से सच नहीं लगता। मगर मिलर उन्हें विश्वास दिलाता है कि राइजन झूठ नहीं बोल सकता। ये वो जादूगर राइजन है जिसने सदियों तक फालमूद की रक्षा की। उसका विश्वास ना करना मतलब उसका अपमान करने के बराबर होगा। राइजन रिमरू की अपनी बनाई हुई स्टोरी उनके सामने प्रस्तुत करता है और कहता है कि मॉन्स्टर किंगडम और फालमूद के बीच चल रही जंग की वजह से स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा रेजरेक्ट हुआ, और फालमूद की 20,000 सिपाहियों वाली फौज वेल्डोरा का सैक्रिफाइस बनी, बिना कुछ जाने, बिना कोई दर्द का एहसास किए। और यह बात राइजन भी समझ सकता है कि इनके सामने सच बोलने के बजाय लोगों के लिए ये झूठ हजम करना ज्यादा आसान होगा। मिलर उन्हें पूछता है कि अगर 20,000 लोग ड्रैगन का भोजन बन गए तो तुम दोनों कैसे जिंदा बच गए। मिलर के कहने का मतलब था कि राइजन और आर्च बिशप स्टॉर्म ड्रैगन के कहर से कैसे बच गए। मगर आर्च बिशप इसका जवाब दे पाए उससे पहले ही योम द चैंपियन और म्यूरिन वहां पर पहुंच जाते हैं हीलिंग पोशन लेकर। बट ऐसा लग रहा है जैसे फालमूद में भी ऐसे कई लोग भरे हुए हैं जो सब लोगों को खुद से नीचे समझते हैं, और इस बंदे ने हर कन्वर्सेशन में अपनी टांग अड़ाई है। और यही नहीं,
इसने डियाब्लो के सामने रीमरू को भी नहीं छोड़ा, जिसका खामियाजा शायद इसे डियाब्लो द्वारा चुकाना पड़े आगे चलकर। यार पता नहीं, बट एनीवेज, फिलहाल के लिए हम इसकी पॉइंटलेस कन्वर्सेशन को स्किप करेंगे और अब बढ़ते हम आगे। थैंक्स टू रीमरू, योम की प्रेस्टीज बाकी दुनिया में बेहतर हो गई थी, खास करके फालमूद में। लोगों को अब भी यही लगता है कि वो योम ही था जिसने ऑर्क लॉर्ड को मारा था, पर सच क्या है ये सिर्फ हम जानते हैं। आर्च बिशप कहता है कि हम लोग स्टॉर्म ड्रैगन के कहर से नहीं बच पाते अगर लॉर्ड रिमरू वहां नहीं पहुंचते। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि राइजन, आर्च बिशप और किंग को रिमरू द्वारा बचा लिया गया वेल्डोरा से, वो मॉन्स्टर जिसे फालमूद में खुद को इंसान कहलाने वाले लोग नफरत करते हैं। किसी तरह योम उस नोबल को चुप कराने के बाद आर्च बिशप की बात को खुद आगे बढ़ाता है। योम और बाकियों को अपनी भाषा में समझाता है कि इस वक्त फालमूद एक बहुत बड़े खतरे में है, मगर हम इसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। योम आगे कहता है कि फालमूद और द ग्रेट जूरा फॉरेस्ट दो पड़ोसी देश हैं, तो जंग के रूप में जो कार्यवाही फालमूद ने मॉन्स्टर नेशन पर की है वो बेवकूफ़ी थी, जिससे हम भी नहीं बच सकते। ये तो थी खतरे की बात। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये है कि रिमरू टेम्पल्स, जो ग्रेट जूरा फॉरेस्ट का लीडर है, वो फालमूद के साथ शांति समझौता करना चाहता है, या फिर यूँ समझ लो कि वो आपस में बातचीत करना चाहता है। वो नकचढ़ा नोबल कहता है कि इससे हमें क्या फायदा होगा। योम उसे याद दिलाता है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि आर्च बिशप, राइजन और किंग आज जिंदा हैं तो सिर्फ रिमरू टेम्पल्स की वजह से, और वैसे भी रिमरू एक लौता ही है जो स्टॉर्म ड्रैगन से नेगोशिएट कर सकता है। मगर साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि वो हम थे जिसने मॉन्स्टर नेशन पर जंग थोपी थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि रिमरू ने हमेशा को एग्जिस्ट रहने की बात कही है, मगर वो इतना बड़ा साधु नहीं है। जो हमने उसकी कंट्री के लिए किया या हमारी वजह से उसके लोगों की जान गई, उसे वो नजरअंदाज कर दे। इन शॉर्ट, फिलहाल रिमरू फालमूद की वजह से नाराज है और इस वक्त बहुत गुस्से में भी है। इतना कहते ही वो सारे नोबल्स को पूछता है कि बताओ, तुम लोग रिमरू की शांति प्रस्ताव को किस तरह देखते हो? तुम सबको क्या लगता है, हमें आपस में बैठकर बात करनी चाहिए या नहीं? आफ्टर ऑल, ये हमारे देश का ही सवाल है। बस फिर क्या था। इतना कहते ही वो नकचढ़ा नोबल कार्लोस बोल पड़ा कि ये अनएक्सेप्टेबल है। हमारे जैसे ग्रेट नेशन को अगर मॉन्स्टर नेशन के सामने झुकना पड़े तो वो हमारी बेइज्जती होगी। और वो भाई बोले ही जा रहा था, फिर राइजन कार्लोस को किसी तरह चुप करा देता है फिलहाल के लिए, क्योंकि उसका और बोलना मतलब वहां खड़े लोगों की मौत का बुलावा देने जैसा था। क्योंकि उसकी बातें सुनकर डियाब्लो शायद थोड़ा, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा गुस्से में आ गया था। कार्लोस को चुप कराने के बाद राइजन उन्हें फिर एक बार समझाने की कोशिश करता है। उन्हें ब्लंटली कहता है कि हमने जो जंग उन पर थोपी थी वो हम हार गए हैं, और वो भी बहुत बहुत ज्यादा बुरी तरह से। उस जंग से जो जिंदा बचकर निकल पाए वो है आर्च बिशप, मैं यानी राइजन, और किंग एडमारिस, जो इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में है। और वो इसलिए क्योंकि वो स्टॉर्म ड्रैगन के मैजिक यूज से एक्सपोज हुए थे। हमें इस बात को मानना होगा कि हम हार चुके हैं। हमें टेम्पल्स के लीडर रिमरू पर भरोसा दिखाना ही होगा। मानो या ना मानो, हमारे राज्य की सिचुएशन फिलहाल यही है, बाकी आगे आपकी मर्जी। राइजन ने अपनी बात खत्म ही की थी कि मिलर तुरंत बोल पड़े कि हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर वो नहीं करते तो उनसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होता। इतना सुनते ही डियाब्लो रिमरू की तरफ से उनकी बात को मान लेता है और वादे के अनुसार वो किंग एडमारिस को उस पोशन के जरिए ठीक कर देता है। इसी के साथ डियाब्लो उनके सामने रिमरू के लॉयल बटलर के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस करता है। किंग को फिर से ठीक होता देख वहां के लोग एज यूजुअल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से उन्होंने हर मैजिक और हर पोशन का इस्तेमाल करके देख लिया था जो बिल्कुल भी काम नहीं आया। किंग को फिर से ठीक करने के बाद वो किंग को और वहां मौजूद सभी के सामने रिमरू का मैसेज पढ़ने की शुरुआत करता है। उस मैसेज में लिखा था कि आज से एक हफ्ते के बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में आपस में बातचीत होगी, मगर उस पीस ट्रीटी को पूरी तरह से फेयर रखने के लिए रिमरू ने उनके सामने 3 रास्ते छोड़े हैं, जिसमें पहला है फालमूद के मौजूदा किंग यानी किंग एडमारिस स्वेच्छा से अपने पद का त्याग करें और जो उन्होंने किया है उसकी वजह से उन्हें रेपरेशंस देनी होंगी। दूसरा रास्ता है अपने देश को पूरी तरह से टेम्पल्स के हवाले कर दे और एक सबॉर्डिनेट स्टेट की तरह रहे। तीसरा और आखिरी रास्ता है जंग को जारी रखे। डियाब्लो कहता है कि फालमूद के सामने 3 रास्ते, 3 चॉइसेस हैं। इसके बारे में ठीक से सोच विचार करें और फिर हमें एक हफ्ते में आपका जवाब दें। मैं कामना करूंगा कि आप जो भी फैसला लेंगे उसमें आप कामयाब हो। और उन्हें फिर से याद दिलाता है कि उनके पास जवाब देने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का समय है। मगर वहां के नोबल्स इस शॉर्ट पीरियड में फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें राज्य के सारे नोबल्स को अलग अलग जगह से, अलग अलग रीजन से बुलाना होगा, और इतने कम समय में वो पॉसिबल नहीं है। ये कहकर अपनी दलील पेश करते हैं।
मगर उस नोबल की बात का जवाब देते हुए डियाब्लो कहता है कि आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, मगर याद रहे आप सबके पास सिर्फ 1 हफ्ते का ही समय होगा। अगर 1 हफ्ते के बाद हमें जवाब नहीं मिला या फिर जवाब देने में देरी की गई तो हम समझेंगे कि आप लोग जंग करना चाहते हैं। और हाँ, इन तीनों चॉइसेस के अलावा और कोई भी चौथा रास्ता रिमरू को पसंद नहीं आएगा, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं। और आखिर में अगर फालमूद की तरफ से किसी भी ट्रिकरी का यूज करने की कोशिश हुई तो उसे भी एक और जंग की घोषणा मान ली जाएगी। और फिर अंत में उन्हें डियाब्लो बड़े ही प्यार से और सॉफ्ट अंदाज में कहता है कि आप जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें। डियाब्लो की ये सारी बातें सुनकर रिमरू समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो किया वो सही किया या गलत, क्योंकि इससे काम तो जल्दी पूरा हो गया, मगर रिमरू को लगता है कि उसने किंग की हालत को सामने रखकर लोगों को दिखाकर शायद वहां मॉन्स्टर नेशन के लिए डर का माहौल बना दिया है, जिसकी वजह से रिमरू की क्लीन इमेज अब शायद उतनी क्लीन ना रहे। बट फिर भी डियाब्लो ने पहले ही अपना ये कार्ड खेल दिया है, इसलिए इस बारे में ज्यादा सोचकर फायदा नहीं है। बट नॉनदलेस रिमरू डियाब्लो के काम से बहुत खुश था, क्योंकि उनके दिलों में डर बिठाकर ही दोनों देशों के बीच अगर ट्रीटी साइन होती है तो यही सही। मगर रिमरू तब हैरान हुआ जब डियाब्लो ने कहा कि रेपरेशंस के रूप में उसने फालमूद से 10,000 स्टार गोल्ड कॉइन्स की मांग रखी है। उस वक्त रिमरू गर्मा गर्म चाय की चुस्की ले रहा था, और यह बात सुनकर रिमरू का क्या रिएक्शन था आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि रिमरू खुद ही बोल पड़ा कि ऐसे तो वो पूरा देश बैंकरप्ट हो जाएगा। जवाब के रूप में डियाब्लो कहता है कि उनके पास रेपरेशंस पे करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। वो रिमरू को समझाता है कि फालमूद के पास अब इतनी सेना नहीं बची है कि वो अब जंग के बारे में सोचें। दूसरी बात, उनके नोबल्स इतने नक चढ़े हैं कि वो लोग किसी भी देश के सबऑर्डिनेट स्टेट बनना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, खास करके मॉन्स्टर नेशन के। मैंने उन्हें 3 चॉइसेस दी हैं, बट असल में उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, और वो है राजा को गद्दी से हटाना और जूरा टेम्पस को रेपरेशंस पे करना। पॉसिबल सिनारियो ये हो सकता है कि जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सारे लोग वहां के किंग यानी एडमारिस पर डाल दें, जिससे कि वो लोग रेपरेशन से बच सकें। नतीजा, पूरा राज्य 2 गुटों में बट जाएगा। पहला वो लोग होंगे जो राजा के समर्थन में होंगे, और दूसरे वो जो नोबल्स के पक्ष में होंगे। जो लोग नोबल्स के पक्ष में होंगे उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो रॉयल नाइट्स राजा की हिफाजत के लिए थी अब वो जा चुकी है, यानी जो लोग रिमरू का सैक्रिफाइस बने वो सारे रॉयल नाइट्स थे जो सीधे राजा के लिए काम करते थे। अब जो कि रॉयल्स के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं बची है तो उनके पास नोबल्स के पक्ष में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मगर ये सब टालने के लिए वो लोग चाहेंगे कि चैंपियन योम उनकी साइड ले, और जब ऐसा होगा तब उस सिविल वॉर को अपने पक्ष में करने के लिए रिमरू अपनी सेना भेजेगा जो चैंपियन योम के पक्ष में लड़ेंगी। फिर उसके बाद डियाब्लो रिमरू से कहता है कि जब ऐसा वक्त आएगा तब राइजन डियाब्लो से कांटेक्ट करेगा और तब उसे रिमरू की हेल्प चाहिए होगी। और फिर हमें पता चलता है कि जब डियाब्लो फालमूद में रिमरू का मैसेज पढ़ रहा था तब वेल्डोरा ने उसे कांटेक्ट किया था और ये कहा था कि वालपर्गिस अब खत्म होने वाला है, तो अगर उसका काम हो गया हो तो वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। जिसमें हामी भरते हुए डियाब्लो कहता है कि वेल्डोरा ने अगर उसे कांटेक्ट नहीं किया होता तो वो रिमरू के वेलकम के लिए यहाँ नहीं पहुंच पाता। इतना सुनने के बाद रिमरू बहुत नाराज होता है वेल्डोरा पे, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट काम करने गया था जिसमें वेल्डोरा ने दखल दी। रिमरू वेल्डोरा से इतना नाराज हो गया था कि उसने वेल्डोरा को शाम का नाश्ता देने के लिए भी सबको मना कर दिया था। ये छोटा सा कन्वर्सेशन जरूर था मगर जितना भी तक बहुत ही कॉमेडिक था। मगर जहाँ तक बात आती है डियाब्लो के काम की तो मेरे ख्याल से उसने उम्मीद से भी बढ़िया काम किया है, क्योंकि अगर हम एक बार सोच कर देखें तो ये मास्टर प्लान मेक सेंस करता है। क्योंकि योम फालमूद में चाहे कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, अगर हम उसे सीधे राजगद्दी पर बिठा देंगे तो कोई भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। बट अगर लोगों तक ये बात पहुंच जाए और लोगों को ये दिख जाए कि योम इस कंट्री का सेवियर है, या लोगों को योम द चैंपियन के साथ साथ इस राज्य के सेवियर के रूप में दिखाया जाए, तो लोगों को उसके किंग बनने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लोग उस पर विश्वास भी करेंगे और उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट आपके पास अगर कोई सजेशन है या कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing Mr. Brownie, birds I'm flowing He could drain my money growing Give me brain war, total soaking Squirtle squad, my boys in the ocean Give me pussy and rub it with lotion We evolved and it caused a commotion Hit the plug with them hyper potions Some hyper potion